नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारी टॉप हेडलाइंस में आज कॉटन है, जहां पर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ रादर सीसीआई यहां पर जमकर खरीदारी कर रही है कॉटन की। क्या है डिटेल्स और कितना इम्पैक्ट होगा इसका भारतीय बाजारों पर, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर ओवरनाइट में हमने 2% की बढ़त आते हुए देखी थी। 4100 के ऊपर यहां पर प्राइसेस हैं। यहां पर कितनी और रिकवरी देखने को मिल पाएगी, इस पर होगी बातचीत। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विनय कोटक, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और ब्रेक के बाद सिटी गिफ्ट सिटी के एमडी एंड सीईओ संजय कौल के साथ देखिए हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत। लेकिन सबसे पहले यहां पर कॉटन पे चर्चा कर लेते हैं। विनय जी, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और सीसीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी अब बाजार में आते हुए नजर आई है। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं वो सजेस्ट करती हैं कि 1 लाख बेल्स की खरीदारी रोजाना यहाँ पर है। एक तो कितनी खरीदारी आप यहाँ पर ओवरऑल होता हुआ देखते हैं? इस बार हमने कॉटन की कम क्रॉप भी आते हुए देखी है पिछले साल के कंपैरिजन में। किस तरह से सीसीआई तालमेल बिठाएगा यहाँ पर? जो टोटल अराइवल्स है 2 लाख से ऊपर हो रही है जी, तो सीसीआई की खरीदी भी 1 लाख से ऊपर हो रही है। दैट मींस अबाउट 50% और इवन लिटिल मोर देन 50% दे आर प्रोक्योरिंग, और इसके कारण मार्केट भी थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। अदरवाइज विदाउट सीसीआई इतनी बड़ी अराइवल कैचअप करने के लिए वेरी डिफिकल्ट इन द मार्केट। विनय जी, सीसीआई के पास पिछले साल का भी यहाँ पर काफी स्टॉक पड़ा हुआ है। कितनी खरीदारी आप बनता हुआ देखेंगे सीसीआई से टोटल ओवरऑल? मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर से थोड़ी कमी होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि क्रॉप भी थोड़ा कम है और इस साल क्वालिटी का भी काफी प्रॉब्लम है। तो सीसीआई जो क्वालिटी ले रही है वो उस टाइप की क्वालिटी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ये सब कारण देखकर लगता है कि लास्ट ईयर से थोड़ा कमी खरीदी होगा। विनय जी, एक चीज़ जो हम लगातार यहाँ पर बातचीत करते रहे हैं टेक्सटाइल कंपनी से भी, जिनिंग वालों से भी, वो ये है कि एमएसपी बढ़ता रहा है, सीसीआई की खरीदारी उछले प्राइसेस पे है, इसलिए वो मार्केट में माल भी ऊपर बेचते हुए आते हैं और इसी वजह से इस बार इंपोर्ट सस्ता ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ है। ये साल शायद हम रिकॉर्ड इंपोर्ट्स आता हुआ देखेंगे। तो वो ये जो पूरा कॉटन का इकोनॉमिक्स है इंडियन मार्केट में, कैसे वो सुधरता हुआ देखेंगे आप? मेरे हिसाब से इसके बारे में गवर्नमेंट को भी पूरा ज्ञान है और सीसीआई भी मानती है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस दैट कोई उनकी जो सेलिंग पॉलिसी है उसमें चेंजेस आएंगे और दे मे बी सेलिंग वो इंटरनेशनल मार्केट इंडेक्स ए और यहाँ की स्पॉट प्राइस सब देख करके मार्केटिंग पॉलिसी बनाए, ऐसा हमने प्रस्ताव रखा है और उन लोगों ने पॉजिटिवली लिया है वो। And they will be considering, it looks they will be considering it favorably. जी, लेकिन विनय जी, ये प्रस्ताव अभी उसके ऊपर बातचीत हो रही है और ये सीजन फुल स्विंग में फिलहाल है। किस तरह से आपको लगता है कि ये आने वाला समय यहाँ पर होगा? कितना इंपोर्ट कॉटन का इस साल में अब तक यहाँ पर बना है और आगे जाकर क्या स्थिति रहेगी? इंपोर्ट में भी अक्टूबर से दिसंबर तक हमारे हिसाब से अबाउट 25 लाख गांठ आ जाएगी और बाकी अगर सीसीआई की पॉलिसी मार्केट रेट के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बेचने की रहेगी तो इंपोर्ट फिर कम हो जाएगा और मुझे नहीं लग रहा है कि लास्ट ईयर से ऊपर इंपोर्ट जाएगा। 45 लाख से ऊपर इंपोर्ट नहीं होगा। ओके विनय जी, जैसे आपने कहा कि सीसीआई शायद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए बिकवाली करेगी, तो इसका मतलब है सीसीआई लॉस में बेचेगी कॉटन? सीसीआई का लॉस कम होगा मैडम। क्या है कि उनको वेयरहाउस चार्जेस में, इंटरेस्ट में, शॉर्टेज में, वेट शॉर्टेज में काफी नुकसान हो रहा है, वो सब नुकसान बच जाएगा। किस तरह की डिमांड और किस तरह के एक्सपोर्ट्स आप आगे जाके बनता हुआ देखते हैं? अभी ये पूरा जो टैरिफ का प्रॉब्लम इश्यू है यूएस के साथ का, वो अगर सॉल्व हो जाए तो देयर विल बी अ गुड डिमांड, क्योंकि पूरी पाइपलाइन जो है वो काफी ड्राई है, इन्वेंटरीज काफी कम है। अगर ये यूएस का टैरिफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो डिमांड काफी आएगी and it will be very good for the industry. कॉम्पिटिटिवनेस विनय जी कैसे देखेंगे इन सब के बीच में बाकी प्लेयर्स से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? आज ऑलरेडी अपना इंडियन प्राइसेस कॉम्पिटिटिव है। वी आर ऑलमोस्ट एट द पावर ऑफ इंडेक्स ए। इंडेक्स ए जो है वो 5 ग्रोथ वैरायटी चीपेस्ट वैरायटी का एवरेज है, तो इंडियन प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम। तो आज की तारीख में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंटरनेशनल प्राइस से ही मिल रही है। विनय जी, अगर हम 2025 एज अ कैलेंडर ईयर यहाँ पर देखें तो कैसा कहेंगे आप इंडस्ट्री के लिए, कैसा रहा इन सेंस ऑफ मार्जिन्स और प्रॉफिट्स? अभी तो इस साल तो थोड़ा डिफिकल्ट रहा, लेकिन मुझे आई एम ऑप्टिमिस्टिक नेक्स्ट ईयर जो है वो काफी अच्छा जाना चाहिए, कारण कि ये टैरिफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो डिमांड विल बी रिवाइव्ड
और अपने इंडियन प्राइस आर आल्सो क्वाइट कॉम्पिटिटिव दिस टाइम, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड टाइम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू कम। विनय जी, मुश्किल समय ये रहा है, एमएसपी बढ़ती हुई लगी है, अगले साल फिर से एमएसपी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, और जिस तरह से हमने सोया और बाकी कुछ के एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए एमपी में यहाँ पर भावांतर आता हुआ देखा। कॉटन एक और एरिया है जो भावांतर की यहाँ पर मांग कर रहा है, लेकिन क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है एट ऑल? और जो आपकी रिसेंटली बातें हुई हैं मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पर, वो क्या दर्शाती हैं? हमने गवर्नमेंट को प्रस्ताव किया है भावांतर स्कीम लागू करने के लिए सोयाबीन की तरह, तो गवर्नमेंट ने काफी हमको पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। उन लोगों ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा चेंज है, उसके लिए जल्दबाजी नहीं हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में जो नया सोयाबीन का भावांतर की स्कीम नई रिन्यू हुई है, वो स्टडी करेंगे और बाद में इनके बारे में वो कुछ आगे बढ़ेंगे। विनय कोटक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ पॉजिटिव मानते हैं विनय जी, जिस तरह से सीसीआई मार्केट में आया है, क्योंकि जिस तरह की सप्लाईज है इतने खरीदार नहीं हैं और इसीलिए एमएसपी पे बाइंग सीसीआई की तरफ से होती हुई नजर आई है। और जैसे उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल प्राइस के लेवल पर ही यहाँ पर बिकवाली होगी, तो वो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव होगा। और जहाँ तक इम्पोर्ट्स की बात है, वेल ऑलमोस्ट नियर रिकॉर्ड नंबर्स हैं यहाँ पर, और लेकिन अगला साल यहाँ पर बेहतर रह सकता है, तो होप्स ऑफकोर्स यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से बरकरार हैं। आगे बढ़ेंगे और अपने साथ पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी को जोड़ेंगे। मनोज जी नमस्कार, और एग्री से ही शुरू कर लेते हैं, किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी। एग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी है, और ज्यादातर एग्रो कमोडिटीज में हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पर लगातार यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एग्रो पेक में मसाला कॉम्प्लेक्स यहाँ बढ़िया जो है परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। हमने कोरिएंडर, जीरा और टर्मरिक तीनों में अच्छी मजबूती आते हुए देखी है। तो अभी भी यहाँ पे स्पाइस पैक जो है वो आगे भी मजबूती दिखा सकता है, तो डिप्स में यहाँ पे बाई की ही रणनीति जो है बना करके चलना चाहिए। ओवरऑल स्पाइस पैक में कोरिएंडर और जीरा बेहतर लगता है रणनीति के लिहाज से। तो कोरिएंडर में अगर 9,200 9,150 की रेंज में अगर भाव मिलते हैं, तो वहां पे फिर से जो है बाइंग की जा सकती है 8,950 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य वहां पे 9,500 तक के रखे जा सकते हैं। तो धनिया और जीरे में खरीदारी करके चलनी है जहां तक एग्रीकल्चर की बात है। लेकिन मनोज जी, साथ ही साथ जिस तरह का रीबाउंड हमने सोने और चांदी में आता हुआ देखा है, फिर से थोड़ा ल्यूक्रेटिव लगने लगे हैं ये दोनों ही बाजार। ट्रंकेटेड वीक है, यूएस के बाजार फ्राइडे को बंद है, थैंक्स गिविंग है, आज और कल काफी सारे यूएस डेटा भी आने हैं, और उससे पहले एक सेफ हेवन बाइंग हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। कैसे देखेंगे सोना और चांदी दोनों ही यहाँ से? ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे मजबूती का ही है मनीषा जी। हमने लास्ट वीक एक यहाँ पे मुनाफा वसूली जरूर आते हुए देखी थी, जब फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन ओवर द वीकेंड और मंडे को जो फेड के 2 गवर्नर हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, वो काफी फेवरेबल यहाँ पे नजर आए सोने और चांदी के लिए। तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि यहाँ पे आगे भी जो है मजबूती बनी रहेगी गोल्ड और सिल्वर में। आज और कल जो यूएस के डेटा आने हैं वो काफी यहाँ डायरेक्शनल रहेंगे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के लिए। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी रह सकती है, लेकिन डिप्स में यहाँ भी बाय की रणनीति रखना चाहिए। गोल्ड में हमारा मानना है कि जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स का, वहां पे 1,24,400 अब एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। तो कोई भी डिप्स आता है टुवर्ड्स 1,25,500, तो वहां पे बाय करना है। 1,24,400 के नीचे के स्टॉप लॉस रखना है, और 1,28,000 तक के लक्ष्य जो है वहां रखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर का जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो अब यहाँ पे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो वहां भी डिप्स में 1,58,500 के स्तर मिले तो बाय करने की सलाह रहेगी। 1,57,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट यहाँ पे 1,62,500 तक के रखेंगे। कॉपर कैसे देखेंगे आप मनोज जी, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली आई है, लेकिन 1000 के आसपास कॉपर टिकने में यहाँ पर काफी हद तक पॉसिबल हुआ है। मेटल्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली थी मनीषा जी, जब वहां पे इंडोनेशिया की जो सेकंड लार्जेस्ट कॉपर माइन है वहां से फिर एक बार पार्शियल प्रोडक्शन रिज्यूम होने की खबरें आई थी। दूसरा, हमने डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखी थी, तो उसके चलते भी यहाँ पे सेंटिमेंट थोड़ा हर्ट होता हुआ नजर आया था। लेकिन जिस तरह से चाइना में यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलस की बातें आ रही है, तो वो कीमतों के लिए सपोर्टिव रहेगी। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल बेस मेटल पे यहाँ से फिर एक बार जो है एक रिबाउंड दिखाता हुआ नजर आएगा। कॉपर में एक दायरा बना रह सकता है, जो अब दिसंबर का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1,000 से 1,026 का जो रेंज है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पैक में जिंक ज्यादा मजबूत लगता है, तो अगर कहीं रणनीति बनानी हो तो जिंक बेहतर है। वहां पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 298 के स्तर पर बाय करने की सलाह रहेगी, 295 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य वहां पे 305 तक के रखे जा सकते हैं।
ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर मेटल्स में, प्रेशस मेटल्स में और स्पेशली मसालों में उभरते हुए नजर आए हैं। मनोज जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। बल इसी के साथ हमारे साथ संजय कौल जुड़े हैं जो एमडी हैं गिफ्ट सिटी से। संजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब तक की गिफ्ट सिटी की स्टोरी आप कैसे देखते हैं? हमने यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ आते हुए देखी है 2021 से 2025 तक। जिस तरह के नंबर्स, जिस तरह से बड़े नाम, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फंड्स, एक्सचेंजेस में यहाँ पर हमने काम होता हुआ देखा है, उस सबको कैसे समराइज करेंगे? आप अगर देखें गिफ्ट सिटी की जब प्लानिंग की गई काफ़ी साल पहले थे, करीब जब माननीय प्रधानमंत्री आप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त गिफ्ट सिटी की कल्पना रची गई कि इस तरह का एक सेंटर हमारे यहाँ होना चाहिए जो सिंगापुर, हांगकांग या दुबई जैसा होना चाहिए। 2021 में हमारे रेगुलेशंस बने, फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। 21 में करीबन 100 के आसपास, 21-22 वाले जो फाइनेंशियल ईयर था, करीब 100 के आसपास ही कंपनियां यहाँ पे थीं। आज की तारीख में 1000, 1024, 24, अगर पिछले सितंबर के एंड में देखें 1024 एंटिटीज़ हैं। इनका कुल मिला के जो टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में था करीब 110 बिलियन यूएस डॉलर था। पिछले 3 महीनों में 105 एंटिटीज़ रजिस्टर हुई हैं और ये बढ़ता जा रहा है। तो इससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस तरह से ग्रो हो रहा है। 100 21-22 में और इस वक्त 3 महीने में 100 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है और ये बढ़ेगा। अगर हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो मैं कई सालों के बाद आज गिफ्ट सिटी में आई हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ और काफ़ी ज़्यादा बसलिंग एक्टिविटी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। जब मैं आई थी तो शायद 3-4 बिल्डिंग्स थी और आज यहाँ पर काफ़ी सारी और काफ़ी सारी बन भी रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ है यहाँ पर, और दूसरी चीज़ यहाँ पर है जिस तरह से इसे ESG या सस्टेनेबिलिटी को इसको वीव इन करके बनाया गया है। देखिए, हमारा जो ओरिजिनल प्लानिंग है उसमें 62 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया का प्लानिंग है, जिसमें कमर्शियल भी है और सोशल जैसे कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं। इस वक्त 21 मिलियन स्क्वायर फीट का हमने अप्रूवल्स हम दे चुके हैं। करीबन 5 मिलियन स्क्वायर फीट बन चुका है। जो आप बिल्डिंगें देख रही हैं वो बिल्डिंग जो बन चुकी हैं। सस्टेनेबली कहा जाए, हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे सब LED कंप्लायंट है। ये मैंडेटरी है कि आप ये नॉर्म्स ही फॉलो करेंगे कि सस्टेनेबल हो, एनर्जी कंजम्पशन हुआ या किस तरह से आप स्पेसेस को आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत स्ट्रिंजेंट है। हम इसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ते। इस तरह का प्लानिंग और इस तरह के स्टैंडर्ड्स इतने लार्ज एरिया में हमारे ख्याल से कहीं नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि एक बिल्डिंग आप एक स्टैंडर्ड से बना दिया आपने और आप कहते हैं कि हम LED कंप्लायंट हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और जो काफ़ी जगह जो बिज़नेस भी हो रहा है, जैसे हमारे गोल्ड एक्सचेंज में जो हम गोल्ड भी लाते हैं वो भी हमने वो निश्चित किया कि ESG कंप्लायंट है। तो केवल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, जिस तरह से बिज़नेस हो रहा है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ESG कंप्लायंट हो, सस्टेनेबल हो। ये हमारे ख्याल से कहीं और नहीं हो रहा है इस लेवल पे। यहाँ से अब आगे का विजन कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जैसे आपने कहा गोल्ड में है या फिर एक्सचेंजेस है, और जैसे पहले भी आपने कहा कि बड़े बड़े नाम जो बैंक्स हैं, जो फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के हैं, वो यहाँ पर आए हैं और नाम और बड़े लोग यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं। जिस तरह का वॉल्यूम, बिजनेस, फाइनेंशियल्स फिलहाल गिफ्ट सिटी के हैं, किस तरह से आप इसे 2026 में ग्रो होता हुआ देखेंगे? जैसे मैंने एक नंबर बताया कि पिछले क्वार्टर में 105 एंटिटीज़ रजिस्टर हुई हैं। ये बढ़ेंगी ही, है ना। अगर हम एक कर्व देखें तो ये ऊपर ही जाएगा और ग्रोथ रेट पिछले साल से ज़्यादा अच्छा होगा। इसके वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। इसके 2 कारण हैं। हम और रेगुलेटर जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जो इंटरेस्ट गिफ्ट सिटी की तरफ आ रहा है फिनोमिनल है। हर कोई चाहता है कि एक तो जानने की हर कोई गिफ्ट सिटी क्या है कहीं ना कहीं उनको पता है। वो जानना चाहते हैं क्या है।
पिछले हफ्ते दुबई फाइनेंशियल सेंटर से वहाँ पे किसी से मैं बात कर रहा था जो काफ़ी ऊंचे पोजीशन पे थे, वो है रादर। उनका कहना है कि हमारा कंपटीशन हम गिफ्ट सिटी को ही देखते हैं। तो हम समझते कि दिस स्टेटमेंट जो वहाँ का कोई सीनियर पोजीशन पे है, दैट शोज़ कि हम मार्केट में सीरियसली हम आ चुके हैं। आई थिंक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे लिए। तो वो वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि हम गिफ्ट सिटी क्या कर रहा है देख रहे हैं कि गिफ्ट सिटी क्या कर रहा है उससे अच्छा कर रहे हैं। उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, जो ऑलरेडी 10 साल से 15 साल से एस्टैब्लिश हो चुके हैं ऑपरेशनली। आपके ऊपर प्रेशर है कि दुबई क्या कर रहा है, सिंगापुर क्या कर रहा है, हांगकांग क्या कर रहा है, एंड यू हैव टू इन सम सेंस कहीं पहुंचना है। नहीं, हम उनसे कम्पीट क्यों कर रहे हैं? हम अपना खुद का आइडेंटिटी बनाएंगे ना। जो हमारे लोग बाहर हैं, इतने जो डायस्पोरा है, जहाँ भी आप देखें इंडियंस तो है, दे आर वेरी वेल ऑफ, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हम उन सबको यहाँ लाएंगे ना। वहाँ से क्यों कर रहे हैं? वो अपने देश में आइए, यहाँ से आप वही काम कीजिए। तो व्हाई शुड आई कम्पीट टू द दुबई और हांगकांग और सिंगापुर? हम कुछ बिजनेस इस तरह से हम यहाँ डेवलप करेंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड हमारा जो लोकेशन है, आप जोग्राफिकली देखें कि हम उसको डेवलप करेंगे। एक पर्टिकुलर बिजनेस में आपको यहीं आना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई विल वांट। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गिफ्ट सिटी की तरफ से, चाहे वो टैक्सेस को लेकर है, फ्रेमवर्क जो है रेगुलेटरी है, रेड टेपिज्म यहाँ पर नहीं है ऐसा कहा जाता है। किस तरह से आप आगे आने वाले साल में और अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डअप होता हुआ देखते हैं? आप कहेंगे रेगुलेटरी एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है गिफ्ट सिटी के लिहाज से, और कैसे हैं यहाँ पर पॉजिटिव्स? एंड क्लियरली जब आप कुछ बना रहे होते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी सामने होते हैं, तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आप वर्क ऑन करना चाहेंगे 2026 में? देखिए, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है, मैं तो ये सोचता हूँ हमारा लोकेशन, कि हम गुजरात में लोकेटेड हैं। एंड गुजरात ट्रेडिशनली इट इज़ अ प्रो इंडस्ट्री, प्रो बिजनेस स्टेट। तो इससे बड़ा प्लस पॉइंट विद इन इंडिया कहाँ हो सकता है, यू नो। तो मैं समझता हूँ वो सबसे प्लस। वी आर द ओनली फाइनेंशियल सेंटर, सर्विसेज सेंटर, जो रेगुलेशंस हैं, तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। एंड बिजनेस, गुजरात इज़ अ प्लेस जहाँ बिजनेस होता है, तो और क्या चाहिए? और हमारे पास जो रेगुलेशंस है, इट इज़ सो फॉरवर्ड लुकिंग। ये सब है विच इज़ आउट देयर इन द मार्केट। चैलेंज अगर आप कहें तो यही चीज़ है मुझे लोगों को पहुंचानी है कि आप यहाँ आइए, देखिए। जो लोग कहते हैं उस पर विश्वास नहीं कीजिए। काफ़ी बार ये होता है, मुझे तो ये लग रहा है कि काफ़ी बार ये जो कहते हैं ना इंग्लिश में, इट इज़ डेलिबरेट कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव, कि हम वो पहुंचा नहीं पाए कि हम एक्चुअली क्या हैं यहाँ पे। जो जानता है कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस हो, टैक्स ब्रेक्स उसी में आ जाता है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिर वो कहते हैं तो हमें पता नहीं था, यू नो। सो दैट इज़ माई चैलेंज। ये बहुत हम अग्रेसिवली इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, यू नो। ऑलराइट मिस्टर कौल, बहुत शुक्रिया साथ में काम करने के लिए। धन्यवाद।